मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मेरी सिर्फ मेरा सवाल मनी 9 पर। हम लाइव जुड़ते हैं हर शाम को 4 से 5 के बीच में, जहां हमारे एक्सपर्ट आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर एडवाइस देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के जो मंथली नंबर्स आते हैं, जो ये बता रहे हैं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तेजी से बढ़ा है। अगस्त में निवेशकों ने 3% ज्यादा निवेश किया है एज कम्पेयर टू जुलाई। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी के मंथली आंकड़े बता रहे हैं मंथ ऑन मंथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुल इनफ्लोज 38,239 करोड़ रुपए का रहा, जो इस साल का सेकंड हाईएस्ट है। आपको बता दूं कि जून में हमने हाईएस्ट अचीव किया था, जो था 40,000 करोड़ का, लेकिन उससे थोड़ा सा कम, पर फिर भी ये सेकंड हाईएस्ट है। इससे ज्यादा किसी भी महीने में जो है निवेश इतना नहीं आया। और अगस्त में सिप के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिप का इनफ्लो बढ़कर 23,547 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। हालांकि ओवरऑल देखें तो सभी तरह के म्यूचुअल फंड में 1.08 लाख करोड़ रुपए का इनफ्लो रहा है। जुलाई में यही 1.89 लाख करोड़ का था, यानी कि ओवरऑल इनफ्लो जो रहा है वहां हमें थोड़ा सा दिख रहा है डिक्लाइन। पर सिप की जहां तक बात करें, तगड़ा इनफ्लो बना हुआ है और अगस्त वन ऑफ द हाईएस्ट मंथ रहा है जहां पे सिप से इनफ्लो आया है। अभी तक इस साल में सबसे हाईएस्ट आया है। और अब इस इनफ्लो के बाद जो म्यूचुअल फंड्स का नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM जो होता है वो बढ़कर 66 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सोच रहे हैं ये सिप को लेकर एक ओवर एक्सुबेरेंस तो दिख रहा है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड सिप की अगर हम बात करें तो आज हमने इक्विटी बाजार का हाल भी देखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हाल ऐसा ही रहेगा, कल हम कुछ और देख सकते हैं। तो इन सब के बीच में आपको कैसे डिसीजन लेना है, इस डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने एक्सपर्ट वाइज इन्वेस्ट के फाउंडर हेमंत रिस्तगी। हेमंत सर, वेलकम टू मनी 9। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड को एक बहुत ही अच्छा, हम कहेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे निवेश अपना डाला है। आगे किस तरह की रणनीति हो, इन सब पर हम सलाह लेंगे हेमंत सर की। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, अगर आप हेमंत सर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311121874 पर, या फिर ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, या फिर यूट्यूब पर, जैसे बहुत सारे लोग लाइव क्वेश्चन ऑलरेडी पूछना शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच। आपके सवाल भी मैं लूंगी धीरे धीरे, लेकिन पहले हम बात करते हैं ये सिप के जो इनफ्लोज की। अभी मैंने एम्फी के मंथली नंबर्स दिखाए हैं, तो मंथली नंबर्स तो काफ़ी इनकरेजिंग हैं हेमंत सर। आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो कि म्यूचुअल फंड में सिप शुरू करना चाहते हैं और पहला निवेश करना चाहते हैं? क्योंकि नंबर्स जब हम देख रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ ही रहा है। अभी तक 2024 में जो आंकड़े मंथ ऑन मंथ आते रहे हैं वो दिखा रहा है कि हर महीने वीव इंच्ड अप, थोड़ा सा आगे बढ़े। तो कोई अगर इस इकोसिस्टम से जुड़ना चाहता है तो उनको आप क्या सलाह देंगे? सिप करना है, हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो इज व्हाट आई वांट टू नो। जी प्रियंका, आई थिंक दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जैसा अगर हम नंबर्स की बात करें, आपने जैसा कहा कि अगर हम एमफी के नंबर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वो हर महीने काफी समय से एसआईपी के नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। वो एक ही चीज दर्शाता है कि जो शिफ्ट जो हम चाह रहे थे काफी समय से इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, कि वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से निकल के मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में आए। ऑब्वियसली उसमें मिक्स रहेगा, उसमें इक्विटी भी रहेगा, उसमें हाइब्रिड भी रहेगा। बट ये जो शिफ्ट है, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे निवेशकों की जो वेल्थ क्रिएशन में जो असर पड़ेगा उसको हम आगे आगे जाके देखेंगे। बट ये मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, और मुझे नहीं लगता कि ये अभी आसानी से इसमें कोई बदलाव आने वाला है। ये चलेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, पहले जो डर था निवेशकों का मार्केट लिंक प्रोडक्ट से वो था कि मार्केट की वॉलेटिलिटी, मार्केट में क्या होगा। ये पहली बार है मैं देख रहा हूँ कि ये जो रैली है इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने शुरुआत से लेकर अभी तक पार्टिसिपेट किया है। पहले क्या होता था कि निवेशक जो आते थे, क्योंकि डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते थे, तो वो रैली के एकदम पीक पे आते थे, पैसा लगाते थे, नुकसान होता था, फिर वापस नहीं आते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टमेटिकली काफी सालों से निवेशक जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरी रैली में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ये जो रैली हो रही है वो भी शायद इसी कारण है, क्योंकि एक तो उसका मेजर कारण, मैं इसी कारण तो नहीं कहूंगा, बट एक मेजर कारण ये है कि जिस तरीके का पैसा इंडियन मार्केट्स में एसआईपी के द्वारा आ रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इन्वेस्टर्स की सोच बदली है, उनका जो डर है
वो निकला है। और ये समझ में आ रहा है कि अभी खाली ग्रॉस रिटर्न देखने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न देखने की जरूरत है। आई थिंक वो जो है कहीं ना कहीं जो सोच है वो रिफ्लेक्ट हो रही है नंबर्स में। अब अगर हम बात करें कि किसी निवेशक को, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सभी ने एसआईपी से इन्वेस्ट करना शुरू किया। अभी भी हालांकि एब्सोल्यूट अमाउंट अगर हम देखें तो बड़ा लगता है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है। तो अगर आप एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एसआईपी का मतलब ये है सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना, यानी ये आपको एनकरेज करता है एक डिसिप्लिन लाने के लिए आपकी सेविंग में भी, और जब आप सेविंग करते हो तो उसको आप इन्वेस्ट करते हो, दोनों में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे एक डिसिप्लिन आ रहा है। तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करना शुरू करें तो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी डिसिप्लिन होना जरूरी है। यानी काफी बार हमने क्या देखा है कि रेंडमली हम एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि चलिए 2000 की एसआईपी करते हैं, 3000 की एसआईपी करते हैं, बिना सोचे समझे कि हमें एक्चुअली अचीव क्या करना। तो एक तो वहां पे बदलाव हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक गोल बना के आप किस लिए पैसा लगा रहे हो, कितना समय आपके पास है, क्या आपका पैसा इक्विटी में जाए, क्या आपका पैसा हाइब्रिड में जाए, वहां से शुरुआत कीजिए। अपने गोल्स के ऊपर आप जब आप देखेंगे कि मान लीजिए आपके रिटायरमेंट गोल के लिए आपको 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, आज आप शुरुआत करते हो 2,000 4,000 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। कोशिश कीजिए आगे जाके इस रकम को बढ़ाना। रेंडमली करने से क्या होता है कि आप कोई भी रकम से शुरुआत करते हो वो आपकी कैपेसिटी से कम हो सकती है। यानी मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 10,000 रुपए की, आप सिर्फ 4-5 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा ये हो सकता है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इन्वेस्ट करो। कभी कभी हमें लगता है एज एन इन्वेस्टर कि बहुत सालों से कुछ नहीं किया, चलिए अभी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आपकी कैपेसिटी है 5 और आपने इन्वेस्ट किया 10, फिर आपको 6 महीने 1 साल के बाद एसआईपी बंद करनी पड़ेगी, वो भी मत कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम रेंडमली इन्वेस्ट करते हैं, हम फंड ऐड करते चले जाते हैं। जो फंड हमें उस समय पे अच्छा लगता है, हमने 2000 से शुरुआत किया, फिर हमने उसको 2000 से बढ़ाया, फिर 2 और फंड ऐड कर दिए। तो हमने इसलिए काफी बार देखा भी है कि 10,000 के एसआईपी में आपको 8 या 10 फंड मिलेंगे। तो अगर आप ये जो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको अपने प्रोसेस में डिसिप्लिन लाके गोल्स को डिफाइन करके कितने पैसा मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत है उस हिसाब से शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे एक तो जो मार्केट की वॉलेटिलिटी का डर है वो नहीं लगेगा आपको। दूसरा, आपको पता है कि आगे जाके जब आपको एसआईपी बढ़ानी है तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। तीसरा, ये कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा एक रोड मैप बनाने में कि यहां से लेके आपकी जब रिटायरमेंट हो, बच्चों की एजुकेशन हो, घर खरीदना हो, कोई भी गोल हो, उसको आपको कैसे वहां तक कैसे पहुंचना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिए। शुरुआत करने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है, जल्दबाजी में आप उसकी शुरुआत मत कीजिए, थोड़ा सा समय लेके थोड़ा सोच समझ के करेंगे तो आई थिंक आप देखेंगे कि आपको इस प्रोसेस से कहीं ज्यादा फायदा है। एक स्ट्रक्चर ज़रूरी है। जैसे आपने कहा, जो 3 टेक अवेज मुझे लग रहे हैं कि आपका एक गोल होना चाहिए कि आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं, आप कितने अमाउंट का निवेश कर रहे हैं और आप कितने अमाउंट तक पहुंचना चाहते हैं, इसका एक कैलकुलेशन आपके पास ज़रूर आप एक रखें। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड के सिप कैलकुलेटर हैं वहाँ से। और तीसरी बात, आप कितने फंड या कितनी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, बहुत ही रैंडम अप्रोच आपको नहीं रखना है। ये तो बात हुई जो नए लोग शुरू कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी हेमंत सर म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? जो अपने मिडवे जर्नी में होंगे, हो सकता है उनका गोल अभी दूर है, उन्हें उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो अभी उनको अपनी पोर्टफोलियो में कुछ करना चाहिए व्हेन दे आर मिडवे टू देयर गोल। स्पेशली अभी हम इक्विटी मार्केट का मूड जो है ना, हम बहुत ही से डायरेक्शनलेस देख रहे हैं। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं इक्विटी से जुड़े हुए, उनके लिए कोई सलाह, कोई एडवाइस आपकी तरफ से? हाँ जी, आई थिंक सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने एसआईपी से प्रोसेस इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यस, राइट। मान लीजिए हो सकता है कुछ 2-3 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 2-3 चीजें करने की जरूरत है आपको। एक तो जैसा मैंने कहा, शुरुआत में आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, उतने ही डिसिप्लिन की जरूरत है आप शुरुआत करने के बाद भी। 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है। एक, जब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हो, जैसे मैंने कहा, अगर आपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो उसको अब कोशिश कीजिए कि अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए ताकि आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को एक रोड मैप मिले। अगर पहले नहीं किया तो अभी कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये कोशिश करनी है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी बढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी इनकम 2,000-4,000 से बढ़ती है हर महीने, तो उसका 20-30% एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, अगर आपने शुरुआत से गोल बनाए भी थे तो आपको एक चीज करनी है कि अपने जो गोल्स, जो टारगेट है, उसको आपको रीडिफाइन करना है।
क्या होता है जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है ये देखना कि मुझे बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, मुझे रिटायरमेंट के लिए कितना चाहिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपका लाइफस्टाइल बदलता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट बदलती हैं, आपके टारगेट बदलते हैं, उसको भी आप रिवाइज करते जाइएगा, क्योंकि जो टारगेट आपने 4-5 साल पहले लगाया था शायद वो आज वैलिड ना हो। तो ये 3 चीजें तो आपको बेसिकली स्ट्रक्चरली अपने पोर्टफोलियो में करनी है। फिर अगर मैं फंड्स की बात करूं तो जाहिर सी बात है, आपको अपने पोर्टफोलियो की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना है। आपको ये देखना है कि मेरे जो फंड्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जल्दबाजी में इसमें कुछ बदलाव करना है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपको कारण मालूम होना चाहिए क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। क्या ये कारण है कि आपको वहां से चेंज करने की जरूरत है? तो मॉनिटरिंग करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सही फंड को चुनाव करना शुरुआत में, और अपने प्रोसेस को ठीक तरीके से शुरुआत करना। तो ये मॉनिटरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, कभी कभी क्या होता है कि कभी मार्केट मूड के हिसाब से हम अपनी एलोकेशन करते हैं डिफरेंट सेगमेंट में। कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि मार्केट थोड़ा थम रहा है, मार्केट की थोड़ी रफ्तार बदल रही है, तो कभी कभी ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो आपका एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में, लार्ज, मिड और स्मॉल, उसको भी कभी कभी रीबैलेंस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है तो ये इन चीजों पे 2-3 चीजें, जैसे मैंने कहा स्ट्रक्चरली, और 2-3 चीजें रिलेटेड है आपके पोर्टफोलियो कंपोजिशन से। एक्चुअली क्या अभी हम क्या देख रहे हैं, कुछ दिन ऐसे निकलते हैं जब शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ऐसे में कई म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में फायदा हो रहा होगा। अब वो फायदा अगर हो रहा है, अब आज का दिन देखिए, अगर इक्विटी मार्केट की बात करें, बाजार में जोरदार गिरावट हुई, तो जैसे ही प्रॉफिट वाले जोन में मार्केट जाता है तो उनको लगता होगा कि क्या इस प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। वो कुछ गेन्स पर बैठे हुए हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए प्रियंका, टेम्पटेशन हो सकती है। जैसा आपने कहा कि हम देख रहे हैं कि काफी बार ऑल टाइम हाई लगता है। देखिए बुल रन की एक फीचर है ये, जब बुल रन में होता है, स्ट्रक्चर बुल रन में होता है, तो बहुत सारे मार्केट के पीक बनते हैं। आई डोंट थिंक वो एक रीजन होना चाहिए कि आप उसको उसको लगे कि आप उससे आपको निकलना चाहिए। ये जो मार्केट में गिरावट, सडन सडन फॉल जो देखने को मिलता है, वो मार्केट का फिनोमिनन है, मार्केट की नेचर है, वो हमेशा होते रहेगी। जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी ना कि आप अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, अपने टाइम होराइजन को डिफाइन कीजिए। जब आप वो करके चलते हैं ना, तो ये जो टेम्पटेशंस हैं वो नहीं रहेंगी। आप अगर मान लीजिए आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक पर्पस बना रहे हैं, और आपकी रिटायरमेंट यहाँ से 15-20 साल दूर है, 10 साल दूर है, तो आज की मार्केट में क्या हो रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मार्केट में गिरावट भी है, पहली बात, अगर गिरावट है तो मैं डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट लोअर लेवल पे जा रही है, मुझे उसका फायदा हो रहा है। मार्केट अगर गिरती भी है तो मार्केट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट हमेशा ऊपर आता है, क्योंकि आपके पास समय है, क्योंकि आपने अपने टाइम होराइजन को डिफाइन किया हुआ है। आपको ये टेम्पटेशन नहीं होगी, आप में ये जो अनसर्टेनिटी आपकी थिंकिंग में नहीं आएगी कि मैं आज पैसा निकाल के रख लूं, क्योंकि हम सभी चाहेंगे, प्रियंका आई थिंक आप एग्री करोगे, हम सभी चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के टाइम मार्केट नीचे गिरी हो और जब हमें ऊपर जाए तो हम पीक पे पैसा निकाल लें। ऐसा तो होता नहीं है हमेशा। आई थिंक इसीलिए डिसिप्लिन एक प्रोसेस की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। टेम्पटेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको अगले 1 साल में पैसे की जरूरत है, आपको लगता है कि आप वहां तक पहुंच रहे हैं जब आपको अपने गोल अचीव करने में 1 साल का समय रह गया है, तो फिर ऑब्वियसली चाहे मार्केट किसी भी लेवल पे हो, ग्रेजुअली आपको अपने गेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रेजुअली कह रहा हूं मैं, एक साथ नहीं कह रहा हूं, ग्रेजुअली आपको वहां से इक्विटी से निकल के जिस भी आपके ऑब्जेक्टिव है आगे, उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में जाएं। चाहे आप उसको आप लिक्विड में रखें, चाहे आप उसको हाइब्रिड में रखें, लेकिन अगर आपके पास समय है तो, और स्पेशली जब आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई रीजन नहीं है कि आपको मार्केट लेवल देके आप पैसा निकालें, क्योंकि किसको पता है, ये ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। राइट, अभी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है कुछ दिनों के बाद, अगर मान लीजिए यूएस में रेट कट होते हैं, ऑयल हमने देखा ऑलरेडी नीचे है, तो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक जो होना चाहिए एनवायरमेंट मार्केट के लिए वो अच्छा है। वॉलेटिलिटी एक नेचुरल फिनोमेना, वो आती रहेगी। आई डोंट थिंक वो एक टेम्पटेशन होनी चाहिए कि हमें उसके हिसाब से कुछ ऐड करना है। ओके, सो अपने निवेश को अपने गोल से अलाइन करके आपको निवेश करते रहना है। ये है हेमंत रुस्तगी जी का मंत्र आपके लिए निवेश का। सर कुछ सवाल लेते हैं। मयंक श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन मैं लेती हूँ, यूट्यूब से मैं पिक कर रही हूँ। तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो तो नहीं, पर इन्होंने जो सवाल पूछा है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमसे पूछते हैं। ये लाइव यूट्यूब का क्वेश्चन मयंक का है कि इन्होंने पहले तो कहा है कि मुझे उन्हें मनी9 से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू मयंक जी, हमें खुशी हुई है जानकर। इनका म्यूचुअल फंड कॉर्पस अभी 1 करोड़ का है और ये इसको 5 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं 11 साल में। मुझे इसके लिए
कितनी सिप करनी चाहिए, और मैं एक मॉडरेट रिस्क टेकर टाइप का इन्वेस्टर हूं, ये उनका कहना है। अभी 1 करोड़ बन चुके हैं, 5 करोड़ पहुंचाना चाहते हैं इन 11 ईयर्स। देखिए, दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहली बात, उन्होंने कहा कि मैं मॉडरेट रिस्क टेकर हूँ। तो मॉडरेट, कभी कभी क्या होता है, हम इक्विटी में होते हैं फुल्ली इन्वेस्टेड, और फिर भी हमको लगता है कि हम मॉडरेट हैं, तो हम मॉडरेट नहीं है। मे बी इनका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव इक्विटी फंड्स हमको पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए। आई थिंक वो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन वहाँ पे डेफिनेटली चाहिए इनके पास। 11 साल का समय है, 1 करोड़ का कॉर्पस इनके पास है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अगर हम 12% का रिटर्न भी मान के चलते हैं, तो भी मुझे लगता है यहाँ से 2-3 गुना आराम से इनका पैसा वहां पे हो ही जाएगा। SIP इमीडिएटली मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना पैसा उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बट डेफिनेटली अगर वो SIP ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो मदद करेगा उनको अपने गोल तक पहुंचने के लिए। बेसिकली आप इसी पोर्टफोलियो, आपने पोर्टफोलियो शेयर नहीं किया तो उसका आइडिया नहीं है, पर उसी से स्टिक कीजिएगा, और अगर स्टेप अप कर सकते हैं, हेमंत सर कह रहे हैं, तो हम श्योर आप 11 साल तक इसको 5 करोड़ तक ले जा सकेंगे। पर स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी है। बीच में शुरुआत में भी हेमंत सर ने कहा कि हम जो निवेश से शुरुआत करते उसे भूल जाते हैं, उसको इंक्रीज नहीं करते, तो उसे साल दर साल इंक्रीज करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। संतोष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो संतोष जी, वेलकम टू मनी 9। जी नमस्कार मैम, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर, किस शहर से जुड़े हैं? मैं भंडारा रोड, महाराष्ट्र से। ओके, महाराष्ट्र से जुड़े हैं, ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो मेरे सामने है, मैं आपका पोर्टफोलियो अब लेकर आती हूँ, फिर आप अपना सवाल पूछिएगा। हेमंत रस्तगी हमारे साथ हैं। SBI मैग्नम मिड कैप जिसमें 2000 की सिप कर रहे हैं संतोष। पराग पारिक के ELSS में 2000 की सिप कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास और 2 स्कीम है, SBI नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जहां 5000 की सिप है, टाटा के मल्टी कैप में 1000 की सिप कर रहे हैं। ओके, तो संतोष जी बताइए आप क्या पूछना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से। 4 स्कीम है आपके पास, और हम देख रहे हैं 8000 का निवेश आप कर, 8 नहीं 8 9 10,000 का निवेश आप हर महीने कर रहे हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्यों निवेश कर रहे हैं, कोई लक्ष्य है आपका संतोष जी? हाँ, करीब 20 साल का रहेगा, लंबा 20 साल का, 20 से 25 साल तक आप निवेश करेंगे, और 2 करोड़ रुपए आप जुटाना चाहते हैं इससे। जी मैम जी। ठीक है, चलिए हेमंत सर, 10,000 का निवेश ये हर महीने कर रहे हैं। SBI मैग्नम, पराग पारिक ELSS, SBI निफ्टी मैग्नम मिड कैप फंड है एक SBI का, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50, और एक टाटा मल्टी कैप में। क्या सजेस्ट करेंगे? 20 से 25 साल का नजरिया है, 2 करोड़ के टारगेट पे संतोष जी की नजर है। हाँ, तो देखिए, पहले इनके टारगेट की बात करते हैं। इन्होंने कहा 20 से 25 साल का समय, 10,000 की SIP करना है, तो अगर मैं 12% का रिटर्न अगर मान के चलता हूँ एनुअलाइज, हालांकि जब आप 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हो कि इससे बेहतर रिटर्न मिलेगी, बट आई थिंक थोड़ा कंजर्वेटिवली अगर हम उसको एस्टिमेट करके चलें तो बेहतर है। 25 साल अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करें, 20 साल में वो नहीं होगा, 25 साल अगर ये कंटिन्यू करते हैं, तो 2 करोड़ का जो इनका टारगेट है वहां तक पहुंच पाएंगे। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत लंबा समय है, और किसी भी हालत में इनको अपने प्रोसेस को रोकना नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर ये कोशिश करें कि हर साल अपनी SIP को स्टेप अप कर सकते हैं, तो इनका कॉर्पस कहीं ज्यादा बन जाएगा। तो ये टारगेट पूरा करने में मुझे लगता है नहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो मुझे लगता है कुछ बदलाव की जरूरत है। मिड कैप में इनके पास SBI मिड कैप है, मुझे लगता है कि उससे बेहतर फंड्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये चाहे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, ELSS में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, वहां पे भी मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन है। और मैं यह लॉन्गर टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो जैसे HSBC ELSS टैक्सेबल आप देख सकते हो 5000, यानी 50% पैसा जो है उनका निफ्टी नेक्स्ट 50 में, जो ऑब्वियसली एक इंडेक्स फंड है, और जो 50 कंपनीज हैं, 51 से 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वहां पे उस कंपनीज में इन्वेस्ट होता है पैसा। मुझे लगता है इनका 1000 पे मल्टी कैप में भी है। तो मुझे लगता है कि 2 चीजें ये कर सकते हैं, एक तो मल्टी कैप में पैसा बढ़ाइए, और दूसरा एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रखिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो में मुझे लगता है एलोकेशन लार्ज कैप का भी बना रहे और मिड कैप का भी थोड़ी बढ़ जाएगा। तो वहां पे अगर आप चाहें लार्ज एंड मिड में, तो जैसे बंधन कोर देख सकते हैं, या तो फिर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड देख सकते हैं, HDFC लार्ज एंड मिड देख सकते हैं। ये कुछ फंड्स हैं इस कैटेगरी के काफी अच्छे, उनमें से कोई भी एक फंड देख सकते हैं, और मल्टी कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाइए। मुझे लगता है 50% नेक्स्ट 50 में
एलोकेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। उसको आप ठीक करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो है और बेहतर हो सकती है। ओके, सो एक मल्टी कैप में आप मतलब जो मल्टी कैप एग्जिस्टिंग है उसी में कंटिन्यू करें, बस उसमें अमाउंट थोड़ा बढ़ा दें, राइट? थोड़ा सा आप पैसिव फंड से निकालने के लिए कहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। ओके, और इसके साथ एक लार्ज एंड मिड कैप जो है वो आपके पोर्टफोलियो में संतोषी नहीं दिख रहा है, उसको भी ऐड करने के बारे में एक बार विचार जरूर कर लीजिएगा। चलिए एक लाइव क्वेश्चन लेते हैं हम यूट्यूब से राजन राठौर जी का। सो राजन जी ने हमें सर 3 स्कीम बताई हैं और बोल रहे हैं कि वो इसमें 1 लाख रुपए जो है वो निवेश करना चाहते हैं 20 साल के लिए। इनकी सिलेक्शन है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप या फिर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। इन तीनों में से एक फंड बताइए, मैं इस फंड में अभी 1 लाख रुपए का निवेश करना चाहता हूं, 20 साल के लिए ये निवेश करेंगे। तो 3 फ्लेक्सी कैप इन्होंने सामने रखी है, पराग पारिक, मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी। हाँ जी बिल्कुल, तीनों के तीनों फंड जैसे उन्होंने कहा है वो फ्लेक्सी कैटेगरी में है। तीनों फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फिलॉसफी थोड़ी अलग है। अगर एक फंड चुनना है और जितना लंबा समय की ये बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि जो 20 साल की आप जो बात कर रहे हो वो आपकी कमिटमेंट है इक्विटी में बने रहने की, फंड से कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए 20 साल की। आप हमेशा ध्यान रखिए कि फंड जो है आज अच्छा कर रहा है, जरूरी नहीं कि 5 साल के बाद वो अच्छा करेगा। आप इक्विटी में बने रहे वो बिल्कुल सही है 20 साल तक, लेकिन फंड के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए कि वो फंड कैसा कर रहा है। बट आज अगर आपको एक ही फंड चुनना है तीनों में से, पहली बात तो मैं कहूंगा कि तीनों फंड आपने अच्छे चुने हैं। उनमें से अगर एक फंड चुनना है तो मैं कहूंगा मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप चुनिए आप। उसका कारण ये है कि ज्यादातर जो फंड है फ्लेक्सी कैप हमारे यहाँ पे, वो बेसिकली उनके फ्लेक्सिबिलिटी होते हुए भी वहां पे ज्यादा पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाता है। ये जो मोतीलाल ओसवाल का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें अच्छी बात है कि तीनों सेगमेंट में आपको अच्छा हेल्दी एक्सपोजर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक ही फंड में इन्वेस्ट करना है, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मैं एक ऐसे फंड के साथ जाऊं जो तीनों सेगमेंट में मुझे एक्सपोजर दे और समय समय पे उसको रीबैलेंस करे। दूसरी बात, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, अगर ये वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो मैं नहीं चाहूंगा कि एक साथ आप करें। 30 से 40% आप चाहे तो लमसम लगा सकते हैं, बाकी पैसा अगले 6 महीने से तक आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा आप लगाइए 6 महीने में। उसमें 2 चीजें होगी, अगर मार्केट गिरा आगे जाके तो आपके पास एक मौका रहेगा कि आप लोअर लेवल पे इन्वेस्ट कर सको। अगर मार्केट स्टेगनेंट भी रहता है तो भी आपके पास मौका रहेगा कि आप डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि ये वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये दोनों चीजों का आप ध्यान रखें। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा, मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड और एक मिक्स लमसम और एसटीपी, उस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। निशा रावत जी का हमारे पास आया है और वो पूछ रही हैं ये भी मल्टी एलोकेशन फंड के बारे में है। मैंने यूनियन मल्टी एलोकेशन फंड स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश किए हैं, मैं इस पैसे को कैसे निकाल सकती हूँ और इस निवेश पर मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? सो आई मीन अभी निवेश किया है होगा इन्होंने और अभी निकालने की भी बात कर रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये यूनियन का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैसी चॉइस है? देखिए, मल्टी एसेट एज ए कैटेगरी काफी अच्छी कैटेगरी है, स्पेशली जब आप ऐसे निवेशक हो, आप चाहते हो कि एक से ज्यादा एसेट क्लास में आपका पैसा लगे। तो मल्टी एसेट फंड में क्या होता है, एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस में फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना और मिनिमम एक्सपोजर जो है वो 10% होना चाहिए। तो यूजुअली आपको मल्टी एसेट फंड में इक्विटी, डेट, गोल्ड, इस तरह के आपको ऑप्शंस मिलेंगे वहां पे। ये जो फंड है यूनियन मल्टी एसेट फंड, ये एक्चुअली अभी इनका एनएफओ जो है 3 सितंबर को ही बंद हुआ। इनफैक्ट अभी वो ओपन भी नहीं है, वो रीओपन होगा सेल्स और रिडम्पशन के लिए 13 सितंबर से। तो मुझे नहीं मालूम किस कारण से उनको पैसा निकालना, हो सकता है पैसे की जरूरत हो। अगर वो है तो फिर ये 13 सितंबर को ही अपनी रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाल पाएंगे। एनएवी जो डिक्लेयर होगी वो नेक्स्ट डे होगी, तो ये बोलना बहुत ही मुश्किल है कि वो क्या एनएवी होगी, क्योंकि इतने छोटे समय में पैसा निकालेंगे ये, तो इनको एक एग्जिट लोड भी लगेगा 1% का। तो ये आपको ध्यान रखना है 2-3 चीजों का उससे पहले कि आप अपनी रिडम्पशन रिक्वेस्ट फंड को दें। ओके, ये बिल्कुल लग रहा है कि इन्होंने जो है एनएफओ में एकदम आईपीओ के स्टाइल में ही निवेश कर दिया है। जब एनएफओ आया तब इन्होंने निवेश किया और पैसे निकालने की भी बात कर रहे हैं। तो एक तो मुझे लगता है हेमंत सर, मैं और आप एनएफओ पर काफ़ी बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये एनएफओ बहुत अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, राइट? एक न्यू फंड ऑफर आता है किसी भी तरह की स्कीम का तो लोग उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल है, पिछले कुछ समय से पहले भी होता था, अभी पिछले कुछ समय से फिर देखने को मिला। मुझे उससे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जिस तरीके से पैसा थीमेटिक सेक्टर फंड में आ रहा है,
और हम देख रहे हैं कि वो सबसे बड़ी सबसे कैटेगरी बन ज्यादा के सामने एलोकेशन आया उसी है। में आ रहा है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऑब्वियसली लगता है थोड़ा सा मतलब वो एक एक हेल्दी सिचुएशन नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, दो चीजें होंगी यहाँ पे। एक तो ये कि जिन लोगों ने बहुत समय से पोर्टफोलियो बनाया है, जिनका वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स का अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन गया है, जो इनमें इन्वेस्ट करने के अटेंडेंस रिस्क को समझते हैं, उनके पोटेंशियल को समझते हैं, उनके लिए तो ठीक है। आप अगर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, अपने पोर्टफोलियो का 5-10% डाल रहे हो, तो मुझे समझ में आता है। अगर आप नए निवेशक हो, आप शुरुआत कर रहे हो, सिर्फ परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि क्या होता है जब एनएफओ आता है ना, तो वो थोड़ा लाइमलाइट में रहता है, उसके बारे में काफी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो ट्रेंड है थोड़ा सा वरीसम है, स्पेशली उन निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नए हैं, जो इक्विटी को भी नहीं समझते और फिर कोशिश कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग में डाल दें, पीएसयू में डाल दें, डिफेंस में डाल दें। नो वंडर, नो नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से कि इन इन जो थीम्स में पोटेंशियल नहीं, बिल्कुल है, लेकिन आप कितना प्रपोर्शन कर रहे हैं, आप किस स्टेज पे अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इक्विटी खुद से एग्रेसिव है, साथ ही फिर अगर आप किसी सेक्टर या थीमेटिक में जाएंगे जिनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बहुत छोटा रहता है, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा ये मानना है, और मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा सभी निवेशकों को कि आप शुरुआत में इन फंड से दूर मत रहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी अच्छे वेल डाइवर्सिफाइड फंड में जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यकीन मानिए आप उसके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो इनमें से काफी सारे सेक्टर्स में आपको ऑलरेडी वहां पे एक्सपोजर मिला हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको खुद से जाके छोटे से पोर्टफोलियो में 5-10 की हजार की एसआईपी में आपको 1 या 2 सेक्टर थीमेटिक फंड रखने हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा सोच को बदलने की जरूरत है, थोड़ा सा एग्रेशन कम करने की जरूरत है, थोड़ी सी जो कभी कभी ग्रीड आती है उसको भी थोड़ा कम करने की जरूरत है। बिल्कुल, एक नई चीज़ बाजार में आती है और निवेशकों को लगता है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसके बारे में बात होने लगते हैं, उसके बारे में एड्स छपने लगते हैं, तो एक इन्वेस्टर को लगता है कि शायद ये क्यों इतनी बात हो रही है, कहीं मैं मिस ना कर जाऊं, एक फोमो रहता है और उसमें वो निवेश कर देते हैं। चलिए, अब मैं एक सवाल लेती हूँ यहाँ पर नाजीर अली जी का। 5,000 रुपये ये निवेश कर रहे हैं, इन्होंने 1,000 रुपये पर इसको ब्रेक किया हुआ है और इनके पोर्टफोलियो में है SBI मैग्नम मिड कैप, 1,000 रुपये का निवेश यहाँ कर रहे हैं। क्वांट के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1,000 का निवेश है। एक्सिस स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। क्या मेरे सिप सही हैं? 5,000 रुपये जो है अलग अलग सिप में इन्होंने ब्रेक डाउन किया, जिसमें हम एक ब्लू चिप देख रहे हैं, एक स्मॉल कैप देख रहे हैं, फ्लेक्सी कैप देख रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेक्टोरल जो हम बात कर रहे थे वो है, और SBI का मिड कैप है। कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? इन्होंने कुछ कहा है कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? नहीं, ये ना YouTube पर आया है, वहाँ पे उन्होंने ये डिटेल मुझे नहीं दी है। नाजिर जी, अगर आप लिख देंगे तो मैं वो कम्युनिकेट करूंगी, पर अभी तो ये डिटेल नहीं है मेरे पास। देखिए, अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, अगर मैं मान के चलूं कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में बने रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक अच्छा फंड है फ्लेक्सी कैप में, उसमें आप बने रहे। स्मॉल कैप भी रह सकता है अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मिड कैप भी रह सकता है पोर्टफोलियो में, लेकिन इससे बेहतर फंड है SBI मैग्नम मिड कैप से। मैंने जैसा पहले भी कहा कि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जाइए, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में जाइए, कुछ एक फंड है जो उससे बेहतर फंड है। स्मॉल कैप में भी मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप एक बेटर क्वालिटी फंड रहेगा एक्सिस से, तो वो बदलाव कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले भी कहा, 4,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, 4-5 हजार की, उसमें से आप 20% पैसा अगर आप एक थीमेटिक फंड या सेक्टर फंड में डाल रहे हो, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक मल्टी कैप फंड एक अच्छी कैटेगरी है जो तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर देती है। तो वहां पे अगर आप चाहें तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पे आप जो कोटक मल्टी कैप है उसको आप कंसिडर कीजिए। तो आई थिंक डिफरेंट सेगमेंट का एक्सपोजर भी रहेगा, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी एग्रेशन कम भी होगी। हमने बहुत ज्यादा एग्रेशन को कम नहीं किया है, हमने जो सेगमेंट में थे उसी में उनको कोशिश की है कि बेटर फंड दें। बट जो थीमेटिक फंड है या सेक्टर फंड जो है, डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि उससे बाहर निकल के वो मल्टी कैप फंड रखें। और ये जो पोर्टफोलियो बनेगा, जब भी आप कोशिश करेंगे आपका पैसा बढ़ेगा, तो इन्हीं में आपको ऐड करना है। मुझे लगता नहीं इसके बाद, क्योंकि आपके सेगमेंट वाइज फंड भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, और आपके पास मल्टी कैप भी है, इन्हीं फंड्स में आप अपनी एलोकेशन को बढ़ाएंगे आगे जाके, और फंड मुझे लगता नहीं आपको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो 15 साल का नजरिया इन्होंने बताया है। हेमंत सर, वुड यू लाइक टू चेंज समथिंग कि नजीर जी कह रहे हैं 15 साल का? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आई थिंक 15 साल का नजरिया इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल ठीक है। 15 साल का नजरिया
थोड़ी सी एग्रेशन लाने के लिए बिल्कुल ठीक है। इसलिए हमने कहा इनको कि स्मॉल कैप मिड कैप में आप बने रहिए। लेकिन थीमेटिक फंड में क्या होता है, एंट्री एग्जिट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा फॉलो करना मुश्किल है। ओके, चलिए अब हम अगला सवाल लेते हैं दीपक चौबे जी का। दीपक चौबे जी के पोर्टफोलियो को लेकर आते हैं। दीपक चौबे जी के पोर्टफोलियो से पहले मैं बता दूं 10 साल में ये 1 करोड़ रुपए जो है वो जुटाना चाहते हैं, और सभी जो भी स्कीम है सब में इन्होंने 5,000 रुपए का निवेश ये कर रहे हैं हर महीने। सुंदरम स्मॉल कैप ग्रोथ फंड, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया का एक स्मॉल कैप फंड है 5,000 अगेन यहाँ पर, HDFC टॉप 100 फंड ग्रोथ ऑप्शन इसमें भी 5,000, SBI PSU फंड रेगुलर प्लान इसमें भी 5,000, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी क्वांट का फ्लेक्सी कैप, ये रही इनकी स्कीम्स। और अगर ये कह रहे हैं 10 साल में 1 करोड़ तक पहुंचना है, आपको क्या लग रहा है, अचीवेबल नॉट अचीवेबल दीपक चौबे जी का ये पोर्टफोलियो है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनका टारगेट जो है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं इस इन्वेस्टमेंट से, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा। पोर्टफोलियो कंपोजिशन में डेफिनेटली मुझे लगता है काफी सारे बदलाव करने की जरूरत है। अगर आप इनके पोर्टफोलियो को देखें, कुल मिला के आई थिंक 9 फंड है यहाँ पे। 5 फंड जो है वो स्मॉल कैप फंड, मतलब 25,000 रुपये 45,000 रुपये में से आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, उसमें भी 5 फंड्स हुए। उसके अलावा 2 PSU इक्विटी फंड्स हैं जो थीमेटिक फंड्स हैं। 2 फंड ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के फंड है, जिनमें जैसे HDFC टॉप 100 आपके पास है, उसमें आप डेफिनेटली बने रह सकते हो, और एक क्वांट फ्लेक्सी कैप है, ये 2 फंड में आप बने रह सकते हो। अब अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो डेफिनेटली एक स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। अगर आप चाहें तो निपॉन स्मॉल कैप को रख सकते हैं, उसमें एलोकेशन आप बढ़ा सकते हैं, 5 से 8,000 कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो फंड्स हैं, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, आप कंसिडर कीजिए कि उन फंड्स में अपने SIP बंद कीजिए जिसमें 2 PSU फंड्स हैं और 4 जो है वो स्मॉल कैप फंड्स हैं। उसके बदले में कुछ फंड्स कैटेगरी की, जैसे मैंने पहले बात की, एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मल्टी कैप फंड और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये आपके पोर्टफोलियो में चाहिए। इनमें क्या होता है कि एक तो अच्छे फंड मिलेंगे, तीनों जो सेगमेंट है उनमें एलोकेशन मिलेगा, और समय समय पे जो फंड मैनेजर है वो उसको रीबैलेंस करेंगे। तो लॉन्ग रन में कंसिस्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेटर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम वॉलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रोच बेटर रहेगी। मैं ये मानता हूं कि अगर आप बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनमें पोटेंशियल है कि वो बाकी कैटेगरी से आपको ज्यादा रिटर्न दे सकें। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में बैलेंस बना के रखिए। तो मेरा ये मानना है कि जो बाकी पैसा है 27,000, वो आप कोटक मल्टी कैप में 9,000 इन्वेस्ट कीजिए, आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में आप 9,000 इन्वेस्ट कीजिए, और एक बंधन कोर में 9,000 इन्वेस्ट कीजिए। तो 2 लार्ज एंड मिड में बोल रहा हूँ और एक मल्टी कैप बोल रहा हूँ, ये आप कीजिए। या फिर इनफैक्ट आप चाहें, क्योंकि मिड कैप इनके पास नहीं है, तो मोतीलाल लार्ज एंड मिड की जगह पे आप मोतीलाल मिड कैप ले सकते हैं। तो कोटक मल्टी कैप में 9,000, मोतीलाल मिड कैप में 9,000, और बंधन कोर इक्विटी जो लार्ज एंड मिड है उसमें 9,000। तो ये 3 फंड में 9,000, स्मॉल कैप में 8,000, और बाकी दोनों फंड्स में 5,000, जैसे मैंने कहा HDFC टॉप 100 और क्वांट फ्लेक्सी कैप में। इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को आप थोड़ा रिबैलेंस कीजिए, मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेहतर काम करेगा। ओके, सो लार्ज एंड मिड कैप या फिर मिड कैप आप चूज कीजिए दीपक जी, और मल्टी कैप चूज कीजिए। कोटक के मल्टी कैप का जिक्र यहाँ हेमंत सर ने किया है। क्या है ना कि आपके में पास ना 5 जो स्मॉल कैप हैं, ये थोड़ा सा ना बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच हो जाता है। तो 5 स्मॉल कैप की जगह हेमंत सर ने बिल्कुल स्ट्रक्चर दे दिया कि आप इसे कैसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने एलोकेशन को, तो उसका ख्याल रखिएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं जावेद जी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जावेद जी नमस्ते, स्वागत है मनी 9 पर। कहाँ से बोल रहे हैं जावेद जी? जी मैं उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर पिंडुआ नगरिया से बोल रहा हूँ। बहुत स्वागत है आपका। शाहजहांपुर में रहते हैं आप, और अच्छा लगा आप वहाँ पर म्यूचुअल फंड में निवेश आप कर रहे हैं। जी जी मैम, आपका शो देख के ही मैंने ये कुछ फंड चुने, और मैंने आपको पोर्टफोलियो सेंड कर रखा है। एक बार आप रिवैलेंस कर लें कि फंड मेरे सही है कि नहीं मैम। बाकी आपका ये शो देख के, और मेरे को पोर्टफोलियो मैम चलाते हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं।
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, जरूर आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल, मैं आपका पोर्टफोलियो अब रीड कर रही हूँ, ठीक है। फिर आप हेमंत जी हैं, कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहेंगे तो आप पूछिएगा। तो इनकी पोर्टफोलियो में हमें नजर आ रहा है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 5,000 रुपए का निवेश यहाँ कर रहे हैं जावेद भाई। डीएसपी फ्लेक्सी कैप में 5,000 का निवेश कर रहे हैं। एचडीएफसी के स्मॉल कैप में 3,000 का निवेश कर रहे हैं। पराग पारी का फ्लेक्सी कैप है 4,000 का निवेश। ईडलवाइज के मिड कैप फंड में 3,000 का निवेश कर रहे हैं। निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 5,000 का निवेश है इनका। क्वांट के मल्टी एसेट में 3,000 का निवेश है। टोटल सिप 28,000 रुपए हर महीने जावेद खान साहब जो है वो सिप में निवेश कर रहे हैं। तो जावेद जी, किस इरादे से आपने निवेश शुरू किया? मतलब आपका कोई लक्ष्य है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं? अभी आपको 6 महीने हुए हैं इस पोर्टफोलियो के साथ। हाँ जी मैडम, मेरा लक्ष्य तो यह है कि मैं अपनी ना डॉटर की शादी के लिए अमाउंट कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ और उनकी एजुकेशन के लिए। तो डॉटर की शादी में मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए होंगे 10 साल के बाद, और उसकी एजुकेशन के लिए गुड़िया की। तो टोटल अमाउंट मेरे को 10-12 साल में 1 करोड़ का चाहिए होगा। ठीक है, और अभी 28,000 रुपए आप महीने का निवेश कर रहे हैं। आप नौकरी पेशा हैं या कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं अपना? वैसे तो मैं जॉब कर रहा हूँ मैम। जॉब पर हैं आप, ठीक है। और 10 साल के बाद आपको एक अच्छी खासी रकम चाहिए होगी बिटिया की पढ़ाई के लिए, बिटिया की शादी के लिए। तो चलिए जावेद जी, आपके पोर्टफोलियो को अब इवैल्यूएट करेंगे। अगली आवाज़ आप जो सुनेंगे वो हेमंत रुस्तगी सर की होगी। हेमंत सर, देखिए, मैं बैठी हूँ दिल्ली में और आप बैठे हैं मुंबई में, और हमसे सवाल पूछा जा रहा है शाहजहांपुर से। जावेद भाई हैं लाइन में, गुड़िया के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। आपको क्या लग रहा है, ये 28,000 सफिशिएंट है इनके गोल में? और इनका पोर्टफोलियो भी एक बार इवैल्यूएट कीजिएगा हेमंत जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इनका जो गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बच्ची की पढ़ाई की बात कर रहे हैं मेनली, तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है कि वो उनको सही एजुकेशन मिले। ओवरऑल इन्होंने कहा जैसे 1 करोड़ की जरूरत है इनको, 10 से 12 साल का समय है। तो पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर ये 12 साल का मैं समय मान के चलूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम 12% का रिटर्न एज्यूम करके चले, तो करीब 90 लाख के करीब इनका जो कॉर्पस है वो बन पाएगा। इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है। तो अगर ये कोशिश करके 2-3 हजार रुपए की अपनी एसआईपी बढ़ा दें, तो मुझे लगता है ये जो इनका जो यहाँ पे गैप दिख रहा है वो पूरा हो जाएगा। आई थिंक लक्ष्य पूरा करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट कोशिश कीजिए कि अगर 2-4 हजार रुपए से अपनी एसआईपी आप बढ़ा सकें तो ये दोनों लक्ष्यों को आप समय रहते पूरा कर पाएंगे। तो ये तो लक्ष्य की बात होगी। अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो ब्रॉडली आई थिंक मैं कहूँगा पोर्टफोलियो अच्छा है। कुछ एक बदलाव कर सकते हैं इसमें। एक तो जैसे इनके पास एक फंड का मल्टी एसेट फंड है, लंबा समय है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ का, ऑब्जेक्टिव है एक बड़ा कॉर्पस बनाने का। मैंने पहले भी कहा था कि मल्टी एसेट फंड एक अच्छा फंड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखना हो, जो चाहते हो कि एक से ज्यादा एसेट क्लास हो। तो यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं और बड़ा कॉर्पस बनाना है, तो उसकी जगह में जो पैसा 3,000 है वो आप एसबीआई कॉन्ट्रा में अपने फंड में आप ऐड कर दीजिए, जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। एक बदलाव तो आपको ये करना है, फ्लेक्सी कैप है आपके पास, डीएसपी फ्लेक्सी कैप, उसकी बदले में एक लार्जर मिड कैप मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप, वो अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कीजिए। बाकी जो फंड्स हैं उनमें आप बने रहिए, उनको आप कंटिन्यू करते रहिए। और जब आप, अगर ये पॉसिबल हो आपके लिए कि अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सके, तो फिर एग्जिस्टिंग एसआईपी में ही आप अमाउंट बढ़ाइए और कोई फंड आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। राइट, चलिए, तो बिल्कुल आप एकदम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे 28,000 रुपये महीने की। पर कुछ ट्वीक्स, कुछ बदलाव आपको पोर्टफोलियो में करने चाहिए। हेमंत सर ने सजेस्ट किया जावेद भाई आपको प्लीज़ उनका ख्याल रखें ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, रिस्क आपको कम उठाना पड़े और बेटर रिटर्न की तरफ आप बढ़ सकें। एंड थैंक यू सो मच। 200 से ज़्यादा लोग अभी हमें लाइव देख रहे हैं, हेमंत सर और मुझे हमारी एडवाइस सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप ये हम 200 तो क्रॉस कर रहे हैं, पर हम 500 कब क्रॉस करेंगे? और 500 तभी क्रॉस करेंगे जब आप हमें यूं ही लगातार लिखते रहेंगे और हमारे शो के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, तो उनकी मदद करने के लिए मनी 9 है, प्रियंका संभव है और मेरे गेस्ट हैं हेमंत रुस्तगी जैसे। सो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। हमारे शो को ऐसे ही इतना ही प्यार देते रहिए। अब हम लेते हैं यूट्यूब का सवाल, जो कि है राजकुमार सोनी जी का। राजकुमार सोनी जी के पोर्टफोलियो को लेकर आते हैं।
हैं। राजकुमार सोनी जी निवेश करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, 4,500 रुपए का निवेश है। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 4,000 का निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार जी के पास है ईडलवाइज का मिड कैप 3,500 का निवेश, बंधन का स्मॉल कैप 3,000 रुपए का निवेश। और ये पूछ रहे हैं कि 30 साल ये निवेश करेंगे अगर राजकुमार सोनी जी इस पोर्टफोलियो के साथ, तो 8 करोड़ बन जाएंगे। 8 करोड़ पर नजर है। 30 साल विच इज लाइक अ बहुत लंबा समय है हेमंत सर, 30 साल। जी पहले अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इनके पास एक इंडेक्स फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे बायस ज्यादा है लार्ज कैप में, तो वहां पे जैसे मैंने पहले भी कहा, तो या तो एक मल्टी कैप फंड लीजिए या तो फिर एक लार्ज एंड मिड कैप लीजिए। फ्लेक्सी कैप की जगह पे इंडेक्स फंड को आप बनाए रखिए। वो एक बदलाव कीजिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन सही है, फंड भी सही है, उसमें आप डेफिनेटली बने रह सकते हो। तो ये आई थिंक पोर्टफोलियो में तो सिर्फ एक बदलाव करने की जरूरत है, जैसा मैंने कहा। बाकी इनका जो टारगेट है, उन्होंने कहा इतना समय, उन्होंने कहा 30 साल का समय है। 30 साल में 8 करोड़ 8 करोड़। देखिए, हमने पहले एक सवाल में बात की थी कि 25 साल में हमने कहा था कि 10,000 की एसआईपी है, 2 करोड़ का कॉर्पस बन पाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे 5 साल और ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी कहीं ज्यादा है उससे, तो मुझे लगता नहीं कि उनको अपने टारगेट तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समय है, 30 साल का समय, और आई थिंक ये सभी दर्शकों को, सभी इन्वेस्टर्स को समझने की जरूरत है। जब आप अपने आप को लंबा समय देते हो, जैसे इन्होंने दिया 30 साल, तो 30,000 की रकम से आप ये कोशिश कर सकते हो कि आप 8 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच पाओ। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने आप को समय दिया, क्योंकि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। ये 3 चीजें हैं जो हमेशा आपको मदद करेगी छोटी छोटी रकम से एक बड़ा कॉर्पस बनाने में, प्रोवाइडेड आप अपने डिसिप्लिन प्रोसेस को इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए एक और लाइव क्वेश्चन जो मैं पिक कर रही हूँ वो है हमारे पास है 8 ट्रिक्स के हैंडल से। इनके पोर्टफोलियो में भी काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है मुझे। इनकी स्कीम्स हैं, निपॉन स्मॉल कैप 10,000 का निवेश कर रहे हैं, HDFC डिफेंस फंड में 10,000 का निवेश है, टाटा के डिजिटल फंड में 3,000 का निवेश है, SBI का ब्लू चिप है इनके पास जहाँ पे ये 2,000 का निवेश कर रहे हैं हर महीने, एक्सिस मिड कैप में 1,500 की सिप कर रहे हैं, क्वांट का स्मॉल कैप है जहाँ 3,000 की सिप है ना। इनका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है कि क्या मुझे अभी इनके जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 30,000 हर महीने कर रहे हैं, और जब मार्केट में डिप्स आता है तो क्या इनको उस समय लमसम ऐड करना चाहिए ऐसे बाजार में? अपार्ट फ्रॉम दिस ये कह रहे हैं कि मैं लमसम ऐड करूं जब भी मार्केट डिप करता है, जैसे आज का दिन है। देखिए, वो ऑब्वियसली जब आप डिप पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी स्ट्रेटजी होती है, बट आपको मालूम नहीं है कि अगर जब डिप होगा तो कितना डिप होगा और वो कब रुकेगा। तो आई थिंक अगर आप जेन्युइनली, आपके पास लॉन्ग टर्म का पैसा है और उसका जो प्रोपोर्शन है वो आपकी जो एसआईपी के इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शन नहीं है। मतलब मेरा मतलब कहने का है कि अगर आप मान लीजिए 1 साल में 25,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, हर महीने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपका लमसम हो गया 5 लाख, तो कहीं ना कहीं वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। बट अगर वो आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट 50,000 1 लाख की है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिफरेंट टाइम पे जब मार्केट में गिरावट आती है उसको लमसम करके इन्वेस्ट कर सकते हो। आई थिंक एज ए स्ट्रैटेजी एसआईपी और लमसम अगर वो राइट प्रोपोर्शन में हो, वो द लॉन्गर टर्म कहीं बेहतर आपको रिटर्न देगा एज कंपेयर टू ओनली लमसम और ओनली एसआईपी। तो आई थिंक एज ए स्ट्रैटेजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर क्योंकि आप डिप पे इन्वेस्ट करोगे, अगर उसके बाद थोड़ा और मार्केट गिरा, या तो आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए, उसको आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं आप, या तो फिर आप अपने लेवल पे इन्वेस्ट करके आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं कि क्या क्यों मैंने जल्दी इन्वेस्ट किया, 2 दिन के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए था। आई थिंक ये कहीं ना कहीं कुछ सोच ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। बट अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है तो फिर एज ए कॉम्बिनेशन इट कैन वर्क वेरी वेल। यहाँ पे अगर हम देखें, एक डिजिटल फंड है, एक डिफेंस फंड है, राइट। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता नहीं कि ऐसे फंड 30 साल तक या 20 साल तक या 15 साल तक आपने पोर्टफोलियो में बना के रखेंगे, राइट। उनमें एग्जिट और एंट्री का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ। आई थिंक वही एडवाइस मैं इनको भी दूंगा यहाँ पे। कोशिश कीजिए वेल डाइवर्सिफाइड कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग अच्छे फंड्स उनमें आप जाए। तो जैसे अगर HDFC डिफेंस की जगह उनको देखना है तो HDFC लार्ज एंड मिड देख सकते हैं, HDFC मल्टी कैप देख सकते हैं। एक्सिस मिड कैप की जगह पे हमने कुछ
पहले मिड कैप की बात की थी, वो आप देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ग्रोथ, कुछ एक ऐसे फंड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। बट डेफिनेटली सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में एक्सपोजर कम या बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है मेरे हिसाब से, अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है। क्योंकि हमने देखा भी है कि इन स्टॉक्स में जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिली, पीएससी हो या फिर डिफेंस हो, तो ये क्या होता है, कभी कभी अगर आप लंबे समय से हैं तो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अपने पोर्टफोलियो पे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने पिछले 6 महीने पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया है, 1 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके रिटर्न में देखने को मिलेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए ताकि आप कंसिस्टेंटली अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मॉनिटर कर सकें और आपको अच्छे रिटर्न ओवर ए लॉन्गर पीरियड मिल सके। ओके तो प्रदीप जी हमें मैसेज भेज रहे हैं। प्रदीप जी, मैंने आपका बिल्कुल आपका पोर्टफोलियो देख लिया है। मैं इस आपके पोर्टफोलियो को कल वाले शो में शामिल करूंगी। वजह ये है, एक तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा लंबा है, तो तुरंत हम अगर हेमंत सर के सामने रखेंगे तो शायद वो अच्छे से इवैल्यूएट नहीं कर पाए। तो ये पोर्टफोलियो मैंने अपने पास रख लिया है और हम कल वाले शो में इसको इवैल्यूएट करेंगे। और अभी यूट्यूब से सवाल मैं ले रही हूँ मोहम्मद शाहबाज भाई साहब का। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। शाहबाज जी के पोर्टफोलियो में है एचडीएफसी का स्मॉल कैप 1000 का निवेश है, मोतीलाल के स्मॉल कैप में भी 1000 का ये निवेश कर रहे हैं। सभी में इन्होंने 1000 का निवेश किया है। एचडीएफसी मिड कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 1000, उसके बाद हम देख रहे हैं पराग पारिक है, अच्छा आईसीआईसीआई ब्लू चिप 1000 रुपए, आईसीआईसीआई पीएचडी, सो आई एम नॉट श्योर ये कौन सी स्कीम है, प्रॉब्ली सर बता पाएंगे, इसमें भी 1000। टाटा का टेक्नोलॉजी फंड है 1000, आदित्य बिरला का पीएसयू फंड है, इसके अलावा एक पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में ये 2000 रुपए के भी निवेश कर रहे हैं। ओके सो सब में 1000 है, बट पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में इन्होंने 2000 का निवेश किया है। तो शाहबाज जी के पोर्टफोलियो को आप कैसे देख रहे हैं? ये चाहते हैं कि आप एक बार इनके पोर्टफोलियो को देखकर बोलें कि क्या कुछ बदलना है या जो चल रहा है वैसे ही चलने दे सर? नहीं, आई थिंक हमने शुरुआत में बात की थी कि जब आप थोड़ा सा प्लानिंग करके नहीं चलते हो तो इस तरह का स्कैटर्ड पोर्टफोलियो बनता है। आप हर 1000 के लिए एक फंड आप ऐड करते हो, जाहिर सी बात है मैं देख सकता हूँ। ब्रॉडली मैं कहूँगा कि फंड सिलेक्शन अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी जो फंड्स हैं वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करने की जरूरत है। सेगमेंट वाइज भी अगर देखूँ, टेक्नोलॉजी फंड, पीएसयू फंड, मैंने पहले भी कहा, स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो मिड कैप और स्मॉल में कोई भी एक फंड रखिए, दोनों को कंसोलिडेट कीजिए, वो चलेगा। दोनों के दोनों फंड दोनों कैटेगरी के बिल्कुल सही हैं। तो अगर आप एचडीएफसी का स्मॉल कैप रख रहे हैं तो मिड कैप में से आप दो में से एक फंड रख दीजिए दूसरे फंड हाउस का। तो पीएसयू और जो दूसरा जो थीमेटिक फंड है वहां से निकल के आप, मुझे लगता है शायद एक फार्मा फंड भी है इनके पास, आईसीआईसीआई, वो आईसीआईसीआई वाला जो है वो फार्मा हेल्थ डायग्नोस्टिक है, शाहबाज ने भी लिख के बताया। जी जी, वो एक फंड है। तो अगेन मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये जो थीम्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, इनमें पोटेंशियल नहीं है, लेकिन क्या होता है, मार्केट के डिफरेंट मूड्स होते हैं, उन समय पे इन फंड्स की परफॉर्मेंस अलग रहती है और हम कभी कभी मेंटली उस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को हम मेंटली तैयार नहीं होते। तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस को, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को इंटरप्ट करता है। और जब वो इंटरप्ट करता है तो हम कई बार ऐसे कोई डिसीजन लेते हैं जो शायद लॉन्ग टर्म में हमारे वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छे ना हो। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। तीनों सेगमेंट है मार्केट के, डिफरेंट फिलोसफीज हैं। हमने जैसे बात की, एक कॉन्ट्रा फंड है। कॉन्ट्रा फंड बाय नेचर डाइवर्सिफाइड होता है, और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आपका पोर्टफोलियो इस तरह का है कि उसमें रह सके, तो कॉन्ट्रा फंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। बट ये सेक्टर थीमेटिक में हमने बार बार बात की है, उसके अटेंडेंट रिस्क हैं, उनमें पोटेंशियल जरूर है, लेकिन वो वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि कोशिश कीजिए, जब तक आपका पोर्टफोलियो इस साइज तक ना पहुंचे कि आप रिस्क लेने की कैपेसिटी में हो, जब तक आपकी समझ इक्विटी के लिए इतनी ना बढ़ जाए और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ना बढ़ जाए, तब तक आप इन सेक्टर थीमेटिक फंड से थोड़ा दूर रहे तो मुझे लगता है वो बेटर है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न के बारे में नहीं होती, हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा, रिस्क रिवॉर्ड दोनों के बीच में बैलेंस रख के चलिए। ट्रस्ट मी, वो आपके लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा, बजाय इसके कि बहुत ज्यादा एग्रेशन पोर्टफोलियो में रखें। वो गारंटी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वो काम करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लेकर आते हैं एक पोर्टफोलियो जो हमें व्हाट्सएप पर अरविंद शर्मा जी ने जम्मू से भेजा है।
तो इनके पोर्टफोलियो को सब मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। एक है जहाँ इन्होंने बताया ये जहाँ पर लमसम निवेश है इनका, जिसमें निपॉन का मल्टी कैप है, यहाँ पे 2,30,000 का निवेश है। क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, यहाँ पर भी 2,30,000 का निवेश है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ये भी इन्होंने लमसम में निवेश किया है। महिंद्रा मनु के स्मॉल कैप में इन्होंने 1 लाख का निवेश किया है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1 लाख लमसम डाला है। एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड में करीब 2.5 लाख रुपए का इन्होंने लमसम निवेश किया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 2 लाख, टाटा के स्मॉल कैप फंड में 1 लाख। अब बात करते हैं सिप इन्वेस्टमेंट की। तो एचडीएफसी मल्टी कैप में है इनका निवेश, उसके साथ है निफ्टी 500 में इन्होंने निफ्टी 550 में इन्होंने निवेश किया हुआ है, जहाँ पे 6-6 हज़ार रुपये ये डाल रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो ये 2 जगह, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है इनके पास, जहाँ पे इन्होंने कुछ लमसम भी डाला है और सिप भी कर रहे हैं 3,000 रुपए की। 12 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। अरविंद जी, क्या इस पोर्टफोलियो से वो अचीव कर पाएंगे? देखिए, इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है, 12 साल का समय है इनके पास। अगर इनकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट 15,000 की है, जैसा आपने कहा, 2 फंड्स हैं इनके पास। एक जो फंड है वो 2 फंड्स हैं इनफैक्ट, एक एचडीएफसी मल्टी कैप है और एक निफ्टी 500, शायद मोमेंटम 50 होगा, शायद हो सकता आई है। थिंक सो सर, वो ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो एचडीएफसी मल्टी कैप इन्होंने लिखा है और निफ्टी 500 50 25 25 25 लिखा है। सो प्रॉब्ली मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये कौन सा फंड मुझे है। लगता है अगर वो मोमेंटम फंड है, निफ्टी 550 में ऐसा कुछ फंड है, तो अगर कुल मिला के इनकी 15,000 की एसआईपी है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो है कि अगर 15,000 की एसआईपी है और उनकी जो लमसम मैं कंसीडर करूं, 12 साल का इनका जो समय है, अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो 1 करोड़ का जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। उसमें मुझे लगता नहीं कोई भी इशू होगा उनके साथ। पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे एक इनके पास एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है। ये काफी अच्छा फंड है, स्पेशली जब आप आपके पास लंबा समय नहीं हो, क्योंकि 12 साल का समय है, तो मुझे लगता नहीं कि बैलेंस एडवांटेज फंड एक रही सही कैटेगरी है। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा एग्रेसिव लेते हैं, कभी कभी हम थोड़ा कम एग्रेशन भी लेते हैं, तो वो भी शायद आपके पोर्टफोलियो के लिए भी ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है उसको आप एचडीएफसी मल्टी कैप में आप बदल दें तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है और मोतीलाल मिड कैप है। आई थिंक वहां पे अगर आप देखें तो मोतीलाल मिड कैप में अगर आप एसआईपी करें तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा आपके ओवरऑल कंपोजिशन के हिसाब से। और 2 स्मॉल कैप फंड है, उनमें से एक स्मॉल कैप रखिए आप, टाटा स्मॉल कैप, जो भी अमाउंट है दोनों का वो एक जगह कंसोलिडेट कीजिए। तो 2-3 बदलाव, और जैसा मैंने कहा, अगर आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ओके, नाउ जैसे लॉन्ग पोर्टफोलियो अलर्ट है ये, क्योंकि खुद इनका कहना है कि इनके पोर्टफोलियो में बहुत भीड़ लग गई है। 1 दर्जन स्कीम से ज़्यादा है, मतलब 13 स्कीम्स हैं। लक्ष्मी मीणा जी के पोर्टफोलियो को लेकर आते हैं, राजस्थान से हैं लक्ष्मी जी, और इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है वो अब आपको दिखाते हैं सर। तो अमाउंट इन्होंने 1-1 हज़ार ही कर रही हैं ये, लेकिन देखिए 13 स्कीम है। एचडीएफसी स्मॉल कैप है, 2019 से यहाँ पे निवेश कर रही हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, 2021 से निवेश चल रहा है। टाटा डिजिटल फंड है, इसमें 2022 से निवेश शुरू किया है। नावी निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसमें ये नया निवेश अप्रैल 2023 से। मेरे एसेट के ईएलएसएस में निवेश चल रहा है। निपॉन के स्मॉल कैप में निवेश कर रही हैं, और इनके पोर्टफोलियो में जो 7th स्कीम है वो है क्वांट का मल्टी एसेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, ओके, और ब्लू चिप के बाद एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ओके, कुछ नए हैं निवेश, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप जुलाई 2024 में इन्होंने शुरू किया है। पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी है 2.5 लाख रुपए, और पूछ रही हैं कि इनमें से कौन सी स्कीम इन्हें बंद कर देनी चाहिए। अगले 5 साल में 50 लाख रुपए जोड़ने हैं, और 7,000 की ये और एडिशनल सिप भी कर सकती हैं। सो एचडीएफसी स्मॉल कैप में से विड्रॉ करके इस पैसे को किस फंड में लगाना चाहिए? प्रियंका, 2-3 इश्यूज हैं यहाँ पे, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको इनको टैकल करने की जरूरत है। पहली बात तो इन्होंने कहा कि इनका जो समय है वो 5 साल है। पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव है, इक्विटी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो जिस तरीके से इनका पोर्टफोलियो इनके टाइम होराइजन के हिसाब से होना चाहिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं यहाँ पे कि 5 साल का समय जरूर है, क्योंकि एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एवरेज होल्डिंग पीरियड सिर्फ 2.5 साल का होगा।
इतने कम समय के लिए जब आप एसआईपी में, वो भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा रिस्क है। सबसे पहले तो इनको ये समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है उसमें थोड़ा बदलाव करेंगे तो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के बीच में बैलेंस, वो एक इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं देखूं, इनकी करंट जो एसआईपी अमाउंट है शायद 11,000 रुपए का है, 5 साल का समय है, 2.5 लाख रुपए का इनका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है। तो अगर मैं देखूं उसकी ग्रोथ करीब 14 लाख का बन पाएगा। 7,000 इन्होंने कहा ये और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये उसमें करीब करीब और मे बी 6 लाख ऐड कर पाए। तो कुल मिला के इनका जो कॉर्पस बनेगा 50 लाख नहीं बनेगा, वो 20 लाख बनेगा। और इनफैक्ट मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि उसमें रिस्क को कम करने की जरूरत है, इतने सारे फंड की जरूरत नहीं है। तो जो 3 फंड मैं चाहता हूँ 2-2 हजार की इन्वेस्टमेंट करके ये रखे अपने पोर्टफोलियो में, वो है निप्पॉन स्मॉल 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000 और मोतीलाल मिड कैप 2000। ये 5 साल के लिए भी अग्रेसिव फंड्स हैं, इसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हम थोड़ा सा रीबैलेंस करेंगे, इसमें हाइब्रिड फंड इंक्लूड करके। तो ऐसे प्रूव इक्विटी इंडेक्स 6000, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिला के टोटल 18,000 की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में 6,000। पहले सवाल में मैंने कहा था कि लंबे समय के लिए आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में इन्वेस्ट मत कीजिए, इक्विटी फंड एक बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे क्योंकि समय कम है, तो हम कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। तो हमने क्या किया, इक्विटी में थोड़ी सी एग्रेशन जरूर है, लेकिन हमने उसको अमाउंट वाइज और एलोकेशन वाइज उसको थोड़ा सा रीबैलेंस करने की जरूरत कोशिश की है। और मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि 5 साल का समय तो सही है, बट अगर थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी रखें, 6 महीना 1 साल, तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि जब आप पैसा निकालने की कोशिश करें और उस समय पे मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी हो, तो आपके पास थोड़ा समय होना चाहिए, ताकि आप उस लेवल पे अगर मार्केट में गिरावट हो तो उसको थोड़ी देर रोक के आप बाद में निकालें, और जो गेन्स आपने बनाए हैं उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी इनको पूरी ध्यान रखने की जरूरत है। सो आप कह रहे हैं सर कि इनको 18,000 की जो सिप करनी है उसके लिए 13 स्कीम की जरूरत ही नहीं है, आपने इसको एकदम ब्रिंग डाउन कर दिया है कुछ 5 स्कीम्स पे, 1 2 3 4 5 कुल मिला के 5। उन्होंने कहा है कि 6,000 इक्विटी में जाएगा और 12,000 हाइब्रिड में जाएगा, क्योंकि वो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि समय नहीं है उनके पास बहुत ज्यादा। ओके सो लक्ष्मी जी, आई होप आप हेमंत जी की बात सुन रही हो। देखिए, आपने जो इतनी सारी स्कीमें निवेश किया, इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसे आप शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो कैसे कर सकते हैं, हेमंत सर ने बताया। प्लीज फॉलो हिज एडवाइस। थैंक यू सो मच हेमंत सर, आज आपने वक्त निकाला। 1 घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला। सवाल अभी भी आ रहे हैं, पर हम उन सवालों को अगले शो में लेकर के जाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे सर, सी यू सून। ऑलराइट, तो आज के शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप लोग में से कई लोग शायद निराश भी हो गए कि उनका सवाल नहीं हम ले पाए, लेकिन आई प्रॉमिस हम कल वाले शो में फिर आएंगे। कल मेरे साथ हर्षद चेतनवाला रहने वाले हैं 4 से 5 के बीच में, तो जुड़िएगा जरूर। कल मुलाकात होती है। आज मेरा सवाल मुझे यही इजाजत दीजिए। बाय बाय। मेरी सिप मेरा सवाल।